नमस्कार साथियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ पिंटू जीके पे स्वागत है। हमें उम्मीद है से लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक कला, वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, यह पीटी के सिलेबस में भी है, तो जितने भी साथी इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो शेयर कर देंगे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देंगे, क्योंकि देखिए यूपीएससी पीटी की सारे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे। वैदिक सभ्यता प्रारंभ होती है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, देखिए, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, वैसे एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसका नाम दिया गया है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। जाति व्यवस्था हमें उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना। ठीक ना, जो मैक्स मुलर थे, इनका मानना है कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे इंडिया में। ठीक है, मध्य एशिया से आकर भारत में बस गए। ये बैक्टीरिया का क्षेत्र जो होता है इस प्रेजेंट टाइम में। दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का बताया है, तिब्बत का। बाल गंगा तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण इतिहासकर्ता हैं जो अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, उनको बाद में देखेंगे। देखिए, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, सिंधु, देखिए सिंधु नदी जो है आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। ठीक है, वेदों में हमें सिंधु नदी को आर्य सबसे महत्वपूर्ण नदी मानते थे, और गंगा नदी सॉरी, और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते थे। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, ऋग्वेद के नदी सूक्त में ऋद ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, नदीतमा। ठीक है, प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को किस नाम से उल्लेखित किया गया, तो नदीतमा। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। ठीक है, जब ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख हमें 3 बार मिलता है। ठीक है, वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ठीक है, देखिए हमारे जो वेद है वह 4 है। ठीक है, जिनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, अब देखिए, ऋग ऋग्वेद में ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये भी प्रश्न कई बार बना कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। ठीक है, तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। देखिए, त्रय नाम 3 वेदों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो 3 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा यजुर्वेद से। ठीक है, नेक्स्ट है जादू टोने व वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। अब दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित कहते हैं, 9वां मंडल। ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। नचिकेता व यम यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है, तो यह कठोपनिषद से मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में हुई है, तो यह है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के रूप में हुई है अस्किनी की। ठीक है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को। किसको माना जाता है, बृहस्पति को। वर्ण व्यवस्था का वर्णन, वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है कि उस समय जो है जातियों का विभाजन हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से मिलता है, तो बुगज कोई अभिलेख से मिलता है। ठीक है,
बस कोई ऑब्जेक्ट से हमें यह सूचना मिलती है कि आर्य जो है कहाँ से आए थे, ईरान से आए हुए थे। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो ऋग्वेद काल में हुआ, ऋग्वेद काल में हुआ। ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि एवं कर्म कांड में था। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो यह पौरुषणी नदी। ठीक है, जिसको रावी नदी भी बोला जाता है। दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किसे, यौ शब्द देखिए, यौ यौ शब्द किस कृषि उत्पाद से संबंधित था, तो वह जौ। ठीक है, जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये रहे कुछ ऋग्वेद के महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 पार्टों में कवर हो पाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जितने भी साथी अब तक चैनल से नहीं जुड़े थे, चैनल से जुड़ जाएंगे, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। देखिए यह बहुत ही अच्छे कंटेंट आप सभी को मिल रही होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि देखिए ऐसे कंटेंट आपको पेड कोर्स पे मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी को यह यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा हमारे, तो जाके टारगेट विथ पिंटू जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।